नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 कर लिए हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो JTET, CTET या किसी भी स्टेट का टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर को देखेंगे और उसका व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। दूसरा तो क्या है कि भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। आपका ये भी पूछ सकता है कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। इंद्र को सर्वश्रेष्ठ या मुख्य देवता माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं एवं 10 मंडल हैं। तो प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद है। और साहित्य स्रोत कौन है, तो ऋग्वेद है। इसमें हम लोग देखें। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो 99% जो है आपका ये है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही 2 मिलकर के 99% हो जाता है। बाकी 1% में सभी गैस आते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 1 होगा। तो देखते हैं व्याख्या। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है जिसका परसेंटेज 78% होती है, तथा दूसरी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस है जिसका परसेंटेज 21% होती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग 99% है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जब पशु चर रहे होते हैं मैदान में तो वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? परपरागन द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, या चुनकर चरना, या रोग फैलाकर? तो इसका सही आंसर जो होगा आपको चून कर चरती है। पशु जो है सो चून के चरता है। वो आप देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तीसरा। कहते हैं ना कि घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वो वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तथा उसके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग आती हैं। तो पशु जो होता है वनस्पति को चून कर चरते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया तीसरा। चौथा आंसर है कि निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो कैल्शियम एवं विटामिन ई। कैल्शियम सबों में है, कैल्शियम एवं विटामिन ई। ये पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर जो होगा वो 4th होगा। कैल्शियम तो ज़रूरी है ही हड्डियों के लिए, साथ ही साथ विटामिन डी यदि हो जाए तो एकदम स्वस्थ हड्डियों के लिए ज़रूरी है वो। तो इसका सही आंसर होगा 4। कैल्शियम एवं विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है, और किसी फल फूल में आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यदि प्राकृतिक रूप से विटामिन लेना है तो सूर्य की किरणों का ही सहारा लेना पड़ेगा। हिमालय में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, या तो माउंट धौलागिरी। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर जो होना है वो है माउंट केटू।
तो माउंट केटू इसका सही आंसर है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, 8611 11 मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटी, गॉडविन ऑस्टिन। और सबसे विश्व में जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत का। छठा है आपका प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि इम्पोर्टेंट है ये। शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, या तो शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फोर्थ, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षण खेल विधि आधारित है। तो जाइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। बच्चे को रुचि के अनुसार शिक्षा देने के लिए शिक्षण की खेल विधि जरूरी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? सबसे निचली परत का नाम ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो जो सबसे निचली परत है वो है आपका क्षोभ मंडल। तो आंसर 4 होगा। आइए थोड़ा डिटेल देखें। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। मौसम संबंधी सभी घटना, आंधी, तूफान, वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होती है। तो ये प्रश्न भी कभी कभार आ जाता है, आंधी, तूफान, वर्षा किस मंडल में घटित होती है? तो आप याद रखेंगे क्षोभ मंडल। और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है ये कंपटीशन में। तो विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है? तो बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या थकान। तो आप ध्यान रखेंगे स्कर्वी बीमारी होता है। आंसर होगा 2। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आंवले में। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? पद्मा नायडू, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी या हंसा मेहता। तो आईपीएस ऑफिसर जो भारत की प्रथम महिला बनी थी वो बनी थी किरण बेदी, जो आपका दिल्ली में एक बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं पिछले विधानसभा में। तो आइए इसका सही आंसर जो होगा वो किरण बेदी है, भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस 1972 बैच की हैं, वो हैं किरण बेदी। चौथा प्रश्न है, असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडा होता है लेकिन एक सींग वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा, मानस, गिर जंगल या कान्हा किसली। तो इसका सही आंसर होगा एक, काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। तो काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है।
और यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान में चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट या ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट आदि। तो आप देखिए बेसाल्ट जो है वो आपका आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत बहुत ही वायुमंडल में अहम रोल निभाता है। तो ओजोन परत जो है वो किस सतह में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो इसका आंसर जो होगा सही वो स्ट्रेटोस्फेयर में होगा। तो ओजोन परत का विस्तार जो है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार ये पूछ लेता है कि परावैंगनिक किरणों को कौन सा सतह रोकता है, तो कौन सी परत रोकता है? तो आप याद रखेंगे समताप मंडल में ही होता है वो, और वहीं तो ओजोन परत रोकता है आपका परावैंगनिक किरणों को। परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। परावैंगनिक किरण होता है परावैंगनी बोला गया था, परावैंगनी। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण मतलब कहीं घुमाने के लिए कोई शहर ले जाना, कोई झील ले जाना, तो उसका क्या मूल उद्देश्य है, बच्चों में क्या जागृत करना चाहते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। इसीलिए हम लोग बच्चों को कभी कभार टूर पर ले जाते हैं, पिकनिक पर ले जाते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE क्यों आवश्यक है? तो शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। ये गलत है। अच्छा, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। तीसरा है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। और चौथा है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे सटीक आंसर है वो आपका तीसरा है कि यदि हम लोग निरंतर मूल्यांकन होते रहेगा बच्चों का तो उससे अनावश्यक भय नहीं होगा और वो हमेशा सीखते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है। इसमें हमेशा उसका मूल्यांकन होते रहता है तथा आवश्यक उपचार भी किया जा सकता है, जिससे छात्र को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध न उत्पन्न हो तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय भी नहीं रहता है। इसीलिए CCE जरूरी है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। यदि बुखार हो जाए तो हम लोग कौन सी औषधि को ज़्यादातर उपयोग करते हैं, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रुफेन, पैरासीटामोल या लीव-52। तो ध्यान रखेंगे पैरासीटामोल, ये सबसे कॉमन प्रश्न है। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि जो है वो पैरासीटामोल है। नेक्स्ट है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है?
स्ट्रेप्टोकस एस्प्रिजलस, रेट्रोवायरस या तो लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है, जो एक गुड बैक्टीरिया है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखें। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? जैगिन्स, लैंडस्टीनर, पेंटिन एवं मास्ट, और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो रुधिर मतलब खून, ब्लड, तो ब्लड का ग्रुप जो है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा? तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्टीनर। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 ईस्वी में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी तथा ओ वर्ग। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजेंस पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो प्रश्न कभी कभार ये भी आ जाता है कि सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी, और सर्वदाता तो ओ। ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन का प्रेरणता कौन है? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसमें क्या होता था, आइए देखते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य से, और इसके जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटियोर। तो तीसरा इसका आंसर होगा शाकाहारी जो होता है वो प्रथम उपभोक्ता होता है। जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, आलू, प्याज, अदरक हैं, तना है, जड़ हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्कपत्र हैं? तो इसका आंसर होगा तना। लोग जड़ मार देते हैं, तो इसका सही आंसर है तना। तो तना उदाहरण है प्रकरंद, हल्दी, अदरक, कंद, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी। ये सब जब सभी होते हैं वो तना होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है विषाणु, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। यह कोशिकीय वह जीव होते हैं जिसके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। टोटल होल बॉडी जो है वो एक ही सेल से बना होता है। तो वो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, और उसका उदाहरण है पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु या उपरोक्त सभी? तो रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन करता है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बालों में जैसे बाल के लिए जितने भी तेल निकलते हैं उसमें रीठा का प्रयोग होता है। तो ये साबुन का विस्थापन है रीठा। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से, इसलिए सही आंसर इसका होगा दूसरा। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा नामक Hg पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर, ये देख रहे हैं, थर्मामीटर मानव का ताप मापता है। सिस्मोग्राफ आप देख रहे हैं, ये भूकंपीय तीव्रता को मापता है। और हाइग्रोमीटर जो देख रहे हैं आप, वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। तो वायुदाब मापने वाला यंत्र जो हुआ हमारा, वो हो गया बैरोमीटर। बीटी कपास है, क्या है बीटी कपास? एक ट्रांसजेनिक पौधा है या एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? तो बीटी कपास जो है वो आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इसका सही आंसर होगा एक। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस थोरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटकों से पौधों की सुरक्षा होती है। हम लोग इस सीरीज में जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और सी टेट, जे टेट, सारे टेट्स में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्न को डायरेक्ट हूबहू उतारा गया है, या तो फिर उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता प्रश्न का संग्रह है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन है? H2S, दूसरा है SO2, तीसरा है HCl, चौथा है N2 नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा SO2, प्रमुख कारक यही है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता एसिड का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो SO2 जो है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। एक कॉमन सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में जो प्रयोग होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो आम पकाना हो तो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। एसिटिलीन गैस, ध्यान रखेंगे, उत्सर्जन होता है जो फल को पकने में सहायक होता है। तो एसिटिलीन गैस निकलता है CaC2 से। तो आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड, एड्स, एनीमिया या टिटनस? तो ध्यान रखेंगे टाइफाइड जो है, टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इससे आंत्र ज्वर मतलब आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। तो टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कौन है? N2O, CO2, CO या CH4। तो इसका सही आंसर जो होगा वो CO होगा। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में जो सहायक होती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और तीसरा है मीथेन।
तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब है आपका ग्रीन हाउस गैसें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल किसके द्वारा आता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फेलिसेट के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। तो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। तो जाइलम से ही जल का अधिग्रहण होता है। अब लास्ट प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो आप ध्यान रखेंगे गुरु नानक देव इसका सही आंसर होगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।